Okay, so in the previous class we started with the concept of what is servlet. लेकिन servlet तक पहुंचने से पहले हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे एंड थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क एस्टैब्लिश कैसे होते हैं. So there are so many different things or components also which are involved while establishing a connection between a client and a server. And it's not only always about client and server. दो systems के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नेटवर्क एस्टैब्लिशमेंट जो होता है, जो हमारे लोकल लेवल पे होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जैसा होता है बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कुछ नेटवर्क एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे और कुछ कंपोनेंट्स होंगे. उसमें से एक कंपोनेंट आता है सॉकेट या सॉकेट प्रोग्रामिंग. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नेटवर्क ओरिएंटेड कंपोनेंट्स, चाहे वो फिजिकल या लॉजिकल कंपोनेंट्स के बारे में या एड्रेसिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं. बट ये जो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग बोलते हैं उनका कोडिंग या डेवलपमेंट जो होता है वो भी जावा के थ्रू हो सकता है. इसीलिए इन फ्यू ऑफ द सिलेबस वी डू सी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जो है हमारे, उसके बारे में भी पढ़ाया जाता है. ठीक है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो बट स्टिल वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि सॉकेट्स भी कुछ चीज होते हैं जो एंड टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं और सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग दो डिवाइसेस को या टू और मोर डिवाइसेस को नेटवर्किंग मोड में, शेयरिंग मोड में लेकर के आते हैं. एंड उसी में एक और हिस्सा जो हमारा मिलता है जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेसिकली डील कर रहा है, दैट इज योर सर्वलेट. ठीक है, आई थिंक मैम ने एक डायग्राम शेयर किया होगा. यस सर. ठीक है, वेलकम बैक टू दैट वन. लास्ट क्लास में हम लोग वहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिख रहे थे. डू यू रिमेंबर दैट डेफिनेशन? व्हाट वाज दैट? बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट Yes. टू माय सिस्टम. यस. Yes, sir. The definition was servlets are the Java programs that run on the Java-enabled web server or application server. ओके, तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग एटलीस्ट क्लाइंट और सर्वर समझने आ गए हैं. नाउ अगेन थोड़ा सा अगर रिकॉल करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं. इंटरनेट वाज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ विच हमारा सर्वलेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. सर्वलेट इवॉल्व होकर के आया. एक वेब सर्वर से अगर अगेन वो डायग्राम जो भेजा गया उसको अगर थोड़ा सा कंसेंट्रेट करते हैं, so we do have a web browser and that web browser has to be or must be a Java enabled web browser. If you see that diagram, there we are making, the web browser is making an HTTP request. And that request is going towards the web server. Web server again sends it to the database. So we have three aspects. हम लोग जब एक एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में जब बात करते हैं, so we do have the front end, we do have the back end and we do have the database. Three components are there. ठीक है, फ्रंट एंड तो हमारा वेब ब्राउजर पे जो कंटेंट रिफ्लेक्ट होगा, रेंडर होगा. अब चाहे वो वेब पेज हो या मल्टीपल वेब पेजेस हो, वेब पेजेस में एनिमेशन हो, CSS की प्रॉपर्टीज हो, it could be anything, something like that. तो फ्रंट एंड से हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा है. इंटरफेस से हमारे पास कंटेंट आएंगे. दैट कंटेंट हैज टू बी पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर. बेसिकली वी आर द टू थिंग्स जो कि हम इंटरनेट पे अगर हम कोई डेटा को सर्च करेंगे, वेबसाइट को रेफर करें, तो दो चीज हमारे पास पूछ करके आ रहा है. व्हाट इज द टेम्पलेट ऑफ दैट पेज, कि वो पेज दिखाई कैसा दे रहा है, बैकग्राउंड कैसा है.
सिंपल सॉलिड कलर्स है कि ग्रेडियंट्स है या एनिमेशन है, क्या है बैकग्राउंड पे, कितने कंपोनेंट्स कितने सेगमेंट्स में उस वेब पेज को डिवाइड किया गया है, तो DIV टैग में भी यूज किया हुआ। सो देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द HTML CSS एंड स्टाइलिंग पार्ट, वो एक बार उस करके आता है। एंड देन अनदर थिंग इज दैट डेटा, कि उस वेब पेज में डेटा क्या क्या दिखाई देगा वो हमारा निकल करके आता है। ठीक है, तो दीज थिंग्स हैज टू बी पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर। ठीक है, मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर। तो वेब सर्वर तक तो वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेज दिया, देन हर चीज सर्वर पे मिल जाए तो मुमकिन नहीं है। कंटेंट या डेटा जो हमारा है वो तो डेटाबेस में रहता है, तो डेटाबेस से भी वेब सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा। वी डू हैव लार्ज डेटा वेयर हाउसेस, जहाँ पे हमारे पास आज के टाइम में 3 डायमेंशनल डेटा, n डायमेंशनल डेटा आर देयर। So if we take a reference of let's say a shopping mall, ठीक है, पैंटालून से ऐसा कोई बड़ा मल्टी चेन शॉपिंग मॉल का अगर रेफरेंस लेते हैं, और ऐसा कोई या फिर ऐसा कोई अगर शॉपिंग मॉल के बारे में बात करें जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आउटलेट है जो कि सिर्फ क्लोथिंग ही नहीं अदर प्रोडक्ट्स भी बेचता है, जैसे इट कुड बी शूज, इट कुड बी कॉस्मेटिक्स, इट कुड बी जनरल स्टेशनरी आइटम्स, इट कुड बी बेडशीट, so different things the single company or single brand is selling out. इन सबका इंफॉर्मेशन रखना एंड देन अगेन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन सीजन उन पर ऑफर्स इंट्रोड्यूस करना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना ताकि यूजर को लगे कि ये ऑफर में मिल रहा है बट प्रैक्टिकली कंपनी को वहां पे कोई लॉस नहीं दिखाई दे। तो वॉट एवर अ सिंगल प्रोडक्ट यू माइट हैव सीन कि ये आज के डेट पे अगर 499 में हमें मिल रहा है, उसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं लेट्स से 699 में 1+1 करके वो बेच देते हैं। तो वेरी रेयरली जनरल यूजर कीप्स इन माइंड के ये प्रोडक्ट को 499 में लास्ट टाइम बेच रहा था, अभी 699 में 2 दे रहा है, मतलब दाम बढ़ा दिया है या कुछ कैलकुलेशन को चेंज किया है। वेरी रेयरली डू पीपल रिकॉग्नाइज कि हाँ यहाँ पे दाम में फ्लक्चुएशन किया है। वी ओनली सी दैट 699 है और उसमें 2 प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब कि 300-350 रुपए में एक प्रोडक्ट दे रहा है, which is worthwhile। ठीक है, समझ में आ रहा है। But the thing is that calculation has been made in such an orderly manner, या कुछ कैलकुलेशन उसके पीछे डीप थिंकिंग गया होगा, कुछ एनालिसिस पार्ट गया होगा जो कि इस चीज को रिकमेंड कर रहा है कि इस प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में अगर बेचते हो तो एक तो आपका लॉस नहीं होगा, सेकेंड दिस प्राइस टैग इज द मोस्ट फीजिबल मोस्ट लाइकली प्राइस टैग जिससे ये प्रोडक्ट आसानी से बिक सकता है। बिकॉज कीपिंग अ प्रोडक्ट भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, वेयर हाउस बनाना, स्टोर रूम बनाना, उसमें प्रॉपरली मेंटेन करना ताकि कीड़े मकोड़े ना लग जाए, वो प्रोडक्ट खराब नहीं हो जाए। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन सबको स्टोर करना तो डेटाबेस का काम है, डेटाबेस में हमने स्टोर कर दिया। फ्रंट एंड से आपने जब इंटरफेस से एक कनेक्शन डाला या आपने एक रिक्वेस्ट किया पेज का या डेटा का टू बी प्रिसाइज, वेब सर्वर के पास वो इंफॉर्मेशन आया, ये रिक्वेस्ट आया, वेब सर्वर अब उसको हैंडल करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेगा। तो वेब सर्वर हैव टू लुक अपॉन इट डेटाबेस कि भाई क्या ये पेज या इस टॉपिक इस कंटेंट से रिलेवेंट डेटा मेरे पास अवेलेबल है, यानी जहां जहां पे है दे दो। तो वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में जो हमारे पास एक कनेक्शन टाइप ऑफ क्रिएट हो रहा है वो सर्वलेट प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। तो सर्वलेट इज अ मीडिएटर और लिंकअप बिटवीन द वेब सर्वर एंड द डेटाबेस। क्या हर वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में सर्वलेट ही काम करता है? नो। अभी तो हमारे पास क्लाउड पे जो हमारे पास सर्विसेज आ गया है, तो वहां पे हमारे पास AWS जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज है, तो वो क्लाउड पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस डू हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स।
but when we are talking about Java related content या एक ऐसा कंपोनेंट जो कि हमारा वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में एक मीडिएटर बन सके, लिंकअप बन सके, तो सर्वलेट प्लेज दैट रोल। डायग्राम से यही तो समझ में आ रहा है बेसिकली। तो सर्वलेट पिक्स अप द इंफॉर्मेशन, टेक्स इट अप टू द डेटाबेस, डेटाबेस से फेच करना, फिर उसके बाद उसको वेब सर्वर पे प्रोवाइड करना, वेब सर्वर को फॉरवर्ड करके वेब ब्राउजर तक पहुंचा देता है, एंड रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं। बात सुनने में आसान लग रहा है कि डेटाबेस में से सर्च करना है और उसको उठा करके कहीं डाल देना है, बट द आइडिया इज नॉट दैट मच सिंपल बिकॉज ठीक है। तो ये आइडिया इतना सिंपल दिख रहा है कि बस डेटाबेस से फेच कर लेना है। आइडिया इज नॉट दैट मच सिंपलर बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट डेटाबेस पे जब हम लोग डेटा रखते हैं, एंड आई थिंक अगर आपने डीबीएमएस पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं तो वहाँ पे पता है कि एक टेबल क्रिएट करना या एसक्यूएल कमांड्स जो होता है वो बहुत ही सीयूआई बेस्ड है, वहाँ पे ग्राफिक्स का तो कुछ काम नहीं है। एवरी एसक्यूएल कमांड और SQL query has to be crafted या handwritten होना चाहिए। If you type everything like to create a table, you have to write the create table and then the table name. उससे पहले database create करते हैं, so everything has to be manually written. What I'm trying to say is that the way database works या queries जिस तरह से लेता है और जो जिस तरह से हम लोग एक क्वेरी जनरेट कर रहे हैं इन द फ्रंट एंड ऑफ द वेब प्रोग्रामिंग, दोनों चीज डिफरेंट है। तो समवेयर डाउन द लाइन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वलेट ऑल्सो कि वो इस चीज को बखूबी निभा पाए कि वॉट एवर इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन द यूजर एंड यूजर इज रिट्रीविंग फ्रॉम द वेब सर्वर दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द टेबल ऑफ डेटाबेस। Because how they give a reference. Okay, let's take an example of Virat Kohli. वो टेस्ट सीरीज भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, आईपीएल में भी है, T20 भी है, वो इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट करता है, वो आईपीएल में बैंगलोर टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका इंफॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से हमको मिल सकता है ना। जैसे अगर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो बीसीसीआई जो गवर्निंग बॉडी है वो इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहा होगा। इंटरनेशनल बॉडी पे खेलता है तो उसका अगेन पैरेलल इंफॉर्मेशन आईसीसी अपने वेबसाइट पे स्टोर करके रखा होगा। आईपीएल का इंफॉर्मेशन उसका खुद का क्लब रखा होगा, आरसीबी एज वेल एज आईपीएल जो खुद का एक अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी वो अपने अंडर रख रहा होगा। And again, different news sources, agencies might be keeping the record or might be accessing these records. For example, Wikipedia भी अपना पैरेलली इंफॉर्मेशन रिटेन करके रखता है, and these information do get updated after each and every let's say a match or a series. तो अभी आईपीएल जो एंड हुआ 4 दिन पहले, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगा। हेलो सर, बीच में आवाज कट गई थी। अभी ठीक है? हाँ, यस सर। ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डिफरेंट सोर्सेज में हमारे पास डेटाबेस में डेटा रह सकता है, या डिफरेंट टेबल में विजुअलाइज करो एक ही डेटा डिफरेंट टेबल से प्लेस होगा। तो उस डेटा को किस टेबल से फेच करना है या किन किन टेबल से फेच करना है,
दैट डिसीजन मस्ट ऑल्सो बी जनरेटेड, और उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को लेना पड़ेगा। तो इतनी बातों से ये समझ में आया कि यहाँ पे सर्वलेट जो हमारा है वो तो एक सर्वर साइड प्रोग्राम है, ठीक है, सर्वर साइड पे काम कर रहा एंड नॉट वर्किंग ऑन द क्लाइंट साइड। फाइनली आई गॉट कनेक्टेड। I'll simply share the notes over here, और फिर क्लास के बाद हम उसको भी पैरेलली शेयर कर देंगे मैम के साथ, ठीक है। तो वो नोट्स पे हम पहले से चले जाते हैं, उसके थ्रू आसानी से समझ पाएंगे। तो ना विजिबल है। Yes, sir. तो ये तो डेफिनेशन हम लोग लास्ट क्लास देखे ही थे, ठीक है। और इसी में प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि सर्वलेट्स आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। तो इसी चीज के बारे में हम बार बार बता रहे थे कि ये कॉम्प्लेक्स जो बोल रहा है यहाँ पे टर्म कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट, तो कॉम्प्लेक्स क्या है? बिकॉज आप अभी देखिए अपने पूरे करियर में थ्रू आउट योर लाइफ स्टाइल, यू और वी ऑल, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज तो कुछ सर्च नहीं किया है इंटरनेट पे। we only search what is, how is it, when, है ना। सिंपल क्वेश्चन, जितना सिंपल क्वेरी रखते हैं उतना ही सिंपल हमको आसानी से आंसर जनरेट होने में फायदा पहुंचता है। बट स्टिल इट इज सेइंग कि इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट, जो कि एक वेब सर्विसेज को मिल रहा है। तो व्हाट कुड बी अ कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट, उसी का एग्जांपल हम बता रहे थे कि जहाँ मल्टीपल टेबल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, वहां से किस किस टेबल से कंटेंट उठाना है। तो देयर हैव टू बी अ डिसीजन मेकिंग पार्ट, somebody has to decide upon कि भाई ये डेटा पिक कहाँ से कितना करना है। तो अगर हम एक टॉपिक सर्च करते हैं वेब ब्राउजर पे, हमको 8-10 वेबसाइट का रेफरेंसेस अगर आता है, तो ये कहीं ना कहीं सर्वलेट है जो ये इंफॉर्मेशन को गैदर करके और कलेक्टिवली हम तक पहुंचा रहा है, या वेब सर्वर को दे रहा है, वेब सर्वर हमें फ्रंट एंड से दे रहा है। नाउ द डिसीजन लाइज अपॉन द यूजर कि वो इनमें से कौन सा देखना चाहता है। यहाँ पे 6 स्टेप्स के बारे में बोल रहा है कि सर्वलेट जो है वो एग्जीक्यूट किस तरह से होता है, ठीक है। इनफैक्ट इसका आगे चल करके हम लोग एक लाइफ साइकिल भी मिलेगा, सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो बहुत सिंपल सा रूल है, क्लाइंट हैज टू सेंड द रिक्वेस्ट, जो डायग्राम में रिप्रेजेंट होगा तो वही बात है। आई थिंक द पेज इज नॉट विजिबल। Yes, sir. No, sir. विल कंटिन्यू। और अगर हम कोशिश करते हैं इसको शेयर कर देने के लिए मैम के पास, जस्ट होल्ड ऑन।
I'll continue by the time it gets sent to कुछ तो इशू हो रहा है. ठीक, फाइन. तो बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 स्टेप्स हमारे पास है. क्या क्या है? I'll quickly read them out. Client sends the request to the web server receives the request. अगेन एक ही बात को दो तरीके से लिख दिया गया है. I don't understand why what does that difference makes. Perhaps the difference would be कि हाँ एक बार तो होता है कि सिस्टम को यूजर यूजुअली मैनुअली टाइप करके कुछ कंटेंट देता है. Somewhere down the line sometimes कुछ कंटेंट हमारा ऑटो जनरेटेड भी होता है जिसको वो रिसीव करता है. So it's not always that the client by himself or herself has to send the request to the web server. Some requests are also auto generated या बैकग्राउंड पे वो रन करते हैं, रेंडर होते रहते हैं, जिसको वेब सर्वर रिसीव कर सकता है. So perhaps that could be the reason. Again, once the information or the request has been received by the web server, it sends the request to the corresponding servlet. Servlet processes the request and generates the response in the form of output. So there has to be some kind of processing done. तो ये प्रोसेसिंग कर क्या रहा है? पहले तो एड्रेस ब्रेक डाउन कर रहा होगा, किस किस एड्रेस से हमको रेफर करना है ये चीजों को. जो भी स्ट्रिंग कंटेंट दिया गया स्ट्रिंग बेस्ड सर्च करना है हमको, ताकि वो सही सही प्रॉपर कीवर्ड्स निकाल पाए. तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अ सर्च ऑन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल और लेट्स से विनर्स ऑफ आईपीएल, ठीक है, हम सिर्फ इतना लिखे विनर्स ऑफ आईपीएल, हमने ये नहीं लिखा कि भाई 2024 का है या 2023 का है. तो क्या करेगा वो? मोस्ट लाइकली हम लोग को, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली ही ये खत्म हुआ, तो 2024 का दिखा सकता है या फिर पूरा हिस्ट्री का दिखा सकता है कि लास्ट 15-17 साल से जब से आईपीएल चल रहा है तो उसमें कितने विनर्स रहे हैं, उनका एक लिस्ट रिकॉर्ड दे सकता है. तो द आइडिया कि ये इंफॉर्मेशन तो सर्वर पे या सॉरी डेटाबेस पे तो लोकेटेड है, बट उसको हैंड पिक करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जनरेट हो रहा है, तो वो यूजर के बिहाफ पे जो सर्वलेट जो है वो देख लेता है कि ये स्ट्रिंग्स जो है इनको कैसे. तो इसीलिए स्ट्रिंग मैचिंग या जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट द थिंग इज दैट द आउटपुट और द क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो हमको मिलेगा फ्रॉम द वेब सर्वर, दैट हैज टू बी सो मच एक्यूरेट कि यूजर जो सोच रहा था, जो सर्च करना चाह रहा था, उसको वही डेटा मिल जाए. एंड यू माइट बी एस्टोनिश्ड कि इतने अमेजिंगली ये कई बार ऐसा होता है, देखने को भी मिलता है कि हम जो टाइप करके सर्च करना चाहते एग्जैक्टली वही चीज का आंसर हमको मिलता है वैसा ही जैसा हम विजुअलाइज कर रहे थे, सोच रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई नीड एन आंसर ऑफ दिस काइंड. एंड फॉर्चुनेटली somehow the internet understood my requirement and produces that result. एक और एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे, जब हम लोग किसी शॉप में विजिट करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, बाहर जब निकलते हैं वहां से या घर तक लौटते हैं, तो हमें क्या है, गूगल मैप से नोटिफिकेशन आता है, isn't it, कि आप इस शॉप में विजिट किए थे या इस फूड चेन में गए थे, इस आउटलेट में गए थे. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? काइंडली रेट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, isn't it? So you may be amazed कि how accurately they are understanding कि मैंने पर्टिकुलर शॉप में विजिट किया था, बिकॉज उसके पास जो एड्रेस जा रहा है मैप का वो उस एरिया का दिखा रहा है, उस लोकेलिटी का दिखा रहा है, बट हाउ प्रिसाइज इज इट कि वो पर्टिकुलर शॉप में हम विजिट किए ना, उसका इंफॉर्मेशन है. एंड आप उस लोकेलिटी में अगर आप मल्टीपल 3-4 दुकान साइड बाय साइड जो लोकेटेड, अगर सब में एक एक बार विजिट करते हो, सबका इंफॉर्मेशन उसके पास जाता है. अभी इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है, कैसे जा रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू विजुअलाइज, बिकॉज वो हमारा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट पिक कर रहा है. अगर हम अपना लोकेशन ऑन रख रहे हैं तो लोकेशन से कोऑर्डिनेट पिक कर रहा है, और उस कोऑर्डिनेट से कौन सा शॉप था उसका रिव्यू वहां से वो
हमको देने के लिए बोल देता है। So the servlet processes the request and generates the response in the form of output. The servlet also sends the response back to the web server. So once it has received and garnered all the information from the database, it gives the response back to the web server, and then web server sends the response back to the client. और उसके वेब ब्राउजर पे वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसको जबरदस्ती का एक्सपैंड करके 6 स्टेप्स में दिखाया गया है। आई पर्सनली बिलीव के इसको 5 या 4 स्टेप में भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे, बट परहैप्स क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो 3 में 5 से 6 स्टेप लग ही जाएगा अगर ऐसे भी लोग सोच के देखते हैं। Now there are so many servlet packages and classes involved. I'll share some video photos of the pages. Just hold on. और कुछ ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। So there are different classes and packages available for different types of classes. For example, अभी मैम आपके साथ शेयर करेंगी. You can see we have java.servlet.http package. ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर सर्वलेट क्या काम कर रहा हो या ये पर्टिकुलर क्लासेस क्या कर रहे होंगे, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के बारे में बोल दिया गया। तो HTTP पैकेज के अंदर हमारे क्या क्या क्लासेस अवेलेबल है। तो देयर आर 4 एग्जांपल्स दैट वी हैव कंसीडर्ड। HTTP सर्वलेट एक सेशन इवेंट के लिए है, एक सेशन बाइंडिंग इवेंट के लिए और एक कुकी के लिए है। जस्ट टू गिव यू एन हेड्स अप के यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया गया है, पर आप अपने आप में ये सारे कंपोनेंट्स एक खुद का इंडिपेंडेंट सेशन इनको समझने में लग जाए कि इतने लेंथी या कॉम्प्लिकेटेड है। बट जस्ट टू मेक आवर थिंग्स ईज आउट, हमारे पास इतना रेफरेंस के लिए मटेरियल काफी है। आई वुड लाइक टू थ्रो एन एग्जांपल टू दिस कि क्लासेस काम क्या किस चीज के लिए कर रहे हैं। इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ कुकी, यू माइट हैव सीन एंड एक्सपीरियंस कि हम लोग जब एक पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वहां पर उसके साथ में कुकी का भी एक रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, कुकी का रिक्वेस्ट आता है। तो डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट आर दीस कुकीज ट्रेनर? सर नॉट एग्जैक्टली, बहुत पहले एक बार पढ़ा था लेकिन दिमाग से एकदम ब्लैकआउट। लेकिन हाँ ऐसा है, जब भी कोई नया इंटरफेस या कोई नया साइट खोलते हैं तो एक वो पूछते हैं ऑप्शन एक्सेप्ट ऑल कुकीज करके, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर वो अपना प्रॉपरली वर्क करता है। कुकीज के बारे में मैंने एक बार पढ़ा है। ओके, नहीं सर एकदम तो याद नहीं आ जब रहा। हम लोग किसी भी वेबसाइट को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो क्या करता है, देखता है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट या यूजर जो है एक फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये क्लाइंट कौन है, कैसा है, इसका वेबसाइट एक्सेस करने का पैटर्न बिहेवियर क्या है, उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए क्या करता है, हर एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग से एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये छोटा सा चीज है, आप हमारे वेबसाइट की तरफ से इसको आप एक्सेप्ट कर लो, ताकि इसकी मदद से हम लोग आपका बिहेवियर या पैटर्न जो है कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्सेसिंग, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, और जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो सब हम लोग आपको मॉनिटर करके रखेंगे। It could also be your address also, address like in the sense की IP address,
or rather the address or sorry, the permanent address of your डिवाइस जिसके थ्रू आपको पहचान सके. बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्लास इज यूज्ड टू मेंटेन द सेशन ऑफ द स्टेट. तो ये बात भी है कि इसी के बारे में बोलना चाह रहे थे. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द सेशन ऑफ अ पेज और अ स्टेट. सेशन से ना दो पर्सपेक्टिव हमारा है. पहला क्या है, वी आर फ्रॉम द जनरेशन और एन एरा जहाँ पे हम लोग 2G और 3G सर्विसेज भी यूज करके देखे अपने टाइम में. इंटरनेट वॉज नॉट दैट मच ऑफ अ चार्मिंग थिंग जो कि आज के टाइम में हम लोग को एज अ प्रिविलेज मिला हुआ. दैट वॉज अ थिंग ऑफ अ स्ट्रगल. हम लोग के पास एक कंप्यूटर था, उससे हम लोग डायल अप सेशन लगाते थे, कनेक्ट करते थे फोन से वायर निकाल करके पीछे लैन पोर्ट पे या कनेक्शन पोर्ट पे लगाते थे. सेशन को बिगिन करते थे, नेट एक्टिव हुआ, वी मेक अ सर्च, और जब सर्च करना स्टार्ट करते थे या वेब पेजेस जब लोड होते थे वेबसाइट, हर एक वेबसाइट का ना सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचने का या पूरी तरीके से लोड हो जाने का एक टाइम फ्रेम रहता है कि ये वेबसाइट का ये पेज का पूरा इंफॉर्मेशन जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उस तक इतने टाइम ड्यूरेशन में पहुंच जाना चाहिए. अगर नहीं पहुंचता तो सेशन वहां पे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा. देन फिर से क्या होगा, यूजर को फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को, और जब वो रिफ्रेश पे क्लिक करेगा तो मल्टीपल कंटेंट जो पहले से हमारे पास आ चुके थे उनके अलावा उनके बाद बाकी जो रह गए कंटेंट उनको फिर से वो भेजने का एक रिक्वेस्ट डालेगा. तो देयर इज अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एट अ वेरी कोर लेवल, जहाँ पे हम लोग को पता कि इंटरनेट से जो एक वेब पेज निकल करके आता है हमारे वेब ब्राउजर पे, तो वो पूरा जैसा पेज हमें दिखाई देता है कंप्लीट पेज वैसा नहीं आता है, जबकि वो एक छोटे छोटे डेटा पैकेट के फॉर्मेट में जाता है. दैट्स व्हाई अगर आपका कहीं पे स्लो इंटरनेट चलता है, यू माइट हैव सीन के वेब ब्राउजर में पहले कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं और मेन कंपोनेंट जो हमारा रहता है, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, जो भी है, वो सबसे लास्ट में रेंडर होता है. सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, हो सकता है एक अननेसेसरी कंटेंट आ जाएगा जो आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं था या आपने उसका रिक्वेस्ट ही नहीं किया था. यू वांट टू एक्सेस अ प्योर कंटेंट, बट उससे पहले क्या कर रहा है, क्योंकि वो वेब पेज या वेब पेज जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस एलोकेट कर चुका है. एंड दीज एडवर्टीजमेंट्स डू ओपन डू रिक्वायर लार्जर सेट ऑफ रिसोर्सेज टू ओपन दीज कंटेंट, इसलिए उसको पहले से एलोकेट कर दिया जाता है. Perhaps that's why हम लोग कहीं आपका नेट स्लो चलने लगी, यू माइट सी एंड फील कि आपका एक्चुअल कंटेंट जिसके लिए आप वेट कर रहे हो उस पेज को खुलने का, वो सबसे लास्ट में दिखाई देगा. उससे मिलता जुलता या अदर नॉनसेंस कंटेंट जो हमारे पास है, इररिलेवेंट कंटेंट जो एक वेब पेज में एज एन एडवर्टीजमेंट एज अ प्रमोशन चल रहा है, वो पहले आ जाता है. तो मैं आपको कीप ऑन वेटिंग कि जब तक कि मेरा पेज नहीं लोड हो जाता पूरी तरीके से, I cannot say that yes page has been loaded completely. इसमें एक टाइम फ्रेम रहता है. Let's say I'll give you an example of 40 seconds कि भाई ये पेज जो है completely इस पेज के सारे कंपोनेंट्स including the adware, the bloatware, जो भी है कंटेंट के साथ, everything must be loaded within the 20 seconds time frame. तो ये इंफॉर्मेशन जो है अगर उतने ड्यूरेशन पे नहीं पहुंचता है तो पेज का सेशन टर्मिनेट हो जाता है. सर्वर बोलता है कि कनेक्शन तोड़ दो
बस यहाँ तक है, इतना ही हम डेटा देंगे। एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी तो चलो हमारा इतना हाई स्पीड इंटरनेट हो गया है कि वो चीज देखने को ही नहीं मिलता है, बट अगेन अगर कोई बस में, ट्रेन में, कार में ट्रैवल करते हैं या लिफ्ट में चले गए जहाँ पे हम कुछ सर्च करते करते घुसे तो नेटवर्क चला गया और उसके बाद डेटा हम नहीं एक्सेस कर पा रहे, नेटवर्क टूट गया। तो जितना पेज का कंटेंट आ गया उतना ही रहता है, बाकी के लिए हमको फिर से पेज को रिलोड या रिफ्रेश करना पड़ता है, तो रिमेनिंग कंटेंट आकर के रुकते हैं। सो दैट इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो बी रिटेन्ड बाय द सर्वर ऑल्सो के कितना कंटेंट गया और क्या क्या रेंडर करना बाकी रह गया। तो इसका इंफॉर्मेशन कहीं रखना पड़ता है। अगेन जब हम एक पेज को खोलते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उस पेज पे हम या उस वेबसाइट पे हम कितनी देर तक है, इसका भी इंफॉर्मेशन जो है सेशन इवेंट जो यहाँ पे बोल रहा है क्लास, वो हैंडल करता है। तो हम क्या बोलते हैं, दिस क्लास नोटिफाइज इफ एनी चेंजेस अकर इन द सेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन। आपने उस सेशन को टर्मिनेट कर दिया या आपने उस सेशन से कुछ वेबसाइट के पेजेस को डाउनलोड कर लिया, तो एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिटेन्ड इन अ स्मॉलर रोल। ठीक है, तो वो चीज कुकी एंड सेशन इवेंट जो वो हैंडल कर लेता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस आर बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ट्रेलर? यस सर। ऐसे करके हमारे पास और भी क्लासेस है, इंटरफेसेस है। I'll share the page most likely by the end of the once we end the class. नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो सर्विस से आई थिंक लास्ट हम क्वेश्चन पेपर में देखे थे, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। एप्लेट का लाइफ साइकिल, थ्रेड का लाइफ साइकिल और सर्वलेट का लाइफ साइकिल, तीन लाइफ साइकिल हम लोग को पढ़ लेना है जावा में। थ्रेड का लाइफ साइकिल, एप्लेट का लाइफ साइकिल और सर्वलेट का लाइफ साइकिल। मोस्ट लाइकली ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। ठीक है, बट एग्जैक्टली जैसे एक है ये बोलना भी सही नहीं होगा, बट सब में हम देख रहे हैं कि भाई 5 फेजेस से ही गुजरता है पूरा एक वो कंपोनेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला साइकिल का सबसे पहला हिस्सा क्या है, सर्वलेट क्लास हैज टू बी लोडेड। ठीक है, सर्वलेट क्लास को एक तरह का इनिशियलाइज या इनिशिएशन जो है वो किया जाता है। And once the instantiation is done, सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड सेकंड स्टेप या सेकंड साइकिल पे। ये सर्वलेट इंस्टेंस क्या होता है? इट्स लाइक द टेम्पलेट ऑफ द एक्चुअल कंपोनेंट, उसको क्रिएट या रेफर किया जा रहा है। वी कैन नॉट एक्सेस द, or rather we cannot we don't access the actual content, or the actual content is not delivered to us, rather it's duplicate। उसके फोटो कॉपी, उसके टेम्पलेट हमको बस शेयर किया जाता है, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन के सेम टाइम पे हजारों लाखों लोग या दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो सेम पेज को एक्सेस कर रहा होगा या करके बैठा होगा या मेरे बाद या मेरे साथ में एक्सेस करेगा। तो कोई एक फेमस वेबसाइट अगर हम लोग देखते हैं, ओपन करते हैं, तो वो मल्टीपल डिवाइसेस से भी सेम पेज को एक्सेस किया जा सकता है। तो इंस्टेंशिएशन करना, उसे एक ऑब्जेक्ट या रेफरेंस बना करके उसको प्रोवाइड कर लेना, उसको बोल रहे हैं। थर्ड में इनिट मेथड इज इन्वोक्ड। तो इनिशियलाइजेशन जो हमारा होता है, ठीक है, अगर आप कुछ वहाँ पे इनिशियल फेज को कुछ वैल्यूज दे रहे हैं तो वो फंक्शन के थ्रू एक्टिवेट होता है। देन सर्विस मेथड को कॉल किया जाता है। सर्विस मेथड टेक केयर ऑफ द एक्चुअल फंक्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे अब काम होना क्या है, व्हाट सर्विस डज द सर्वलेट हैव टू प्रोवाइड। ठीक है, बिकॉज ये सर्विस दो तरह का हो रहा है, एक तो वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए गया डेटाबेस के पास, दूसरा डेटाबेस से सर्विस या डेटा पिक करने के बाद उसको वेब सर्वर तक पहुंचा रहा है। तो दो पर्सपेक्टिव से ये काम हो सकता है। एंड फाइनली जब ये काम पूरा हो जाता है तो डिस्ट्रॉय मेथड आकर के इस सेशन को टर्मिनेट कर देता है। जो बात अभी हम बताए कि सेशन का ख्याल रखना पड़ता है कुकी के थ्रू या इवेंट सेशन के थ्रू।
So 6 components are there in the life cycle of a servlet. सर्वलेट क्लास को पहले लोड करना है, सर्वलेट इंस्टेंस को फिर क्रिएट करना है, इनिट मेथड एक्टिवेट होगा, उसके बाद सर्विस मेथड जो है वो एक्टिवेट होता है, एंड देन डिस्ट्रॉय मेथड इज इन्वोक्ड और एक्टिवेटेड. अगेन इसमें कुछ रेफरेंसेस हम दिए हैं, एंड दीज रेफरेंसेस आर पिक्ड फ्रॉम द इंटरनेट. ठीक है, जो हमको लगा कि रिलेवेंट, हम लोग शायद इसको कुछ हद तक समझ पाएंगे. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे कोड जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो HTML का कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट नथिंग टू वरी. उसके बेसिस पे हम लोग उसको इवेलुएट कर पाएंगे, बिकॉज अगेन अल्टीमेटली बात तो इंटरनेट रिलेटेड ही हो रहा है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ही मूव करेगा. हम जैसा स्टार्टिंग में बताए थे कि 2 एस्पेक्ट होता है, एक तो इंटरफेस कैसा दिखेगा वो निकल करके आता है, और दूसरा डेटा क्या आएगा वो निकल करके आता है. आज हम इस पेज को शेयर कर दे रहे हैं, गो थ्रू इट. आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें से बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए. गो थ्रू दिस कंटेंट, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर कुछ डाउट रहा तो इसको क्लियर कर लेंगे. अदरवाइज हम लोग JDB से स्टार्ट करेंगे, और DSP बच रहा है तो उसका भी नोट हम विद इन कपल ऑफ डेज हम उसको भी शेयर कर देंगे. ठीक है, ओके सर. ठीक है, आई कंप्लीट द क्लास एंड शेयर द नोट्स. ठीक है, थैंक यू. सर मुझे ना वो एक बस प्रॉब्लम था सर, वो AWT वाले में. आपने जो प्रॉब्लम दिया था ना सर, जिसमें मल्टीपल बटन्स थे, तो उसको मैंने ट्राई किया, बटन्स तो बन गए. अब यही है कि जैसे ऐड बटन में वो ऐड परफॉर्म हो जा रहा है, अभी सब्सट्रैक्ट बटन के लिए तो क्या दूसरा इवेंट बनाना पड़ेगा कि वही? ओके सर, वही तो ओवरराइड करके जैसे इवेंट है तो फिर उसमें सारा इवेंट, तो जैसे जो प्रोग्राम हमारा रन किया था सर, उसमें क्या था कि इंट ए बना लिया, उसमें एक इंटीजर वो पास कर देते हैं, गेट टेक्स्ट करके जो है उसको पास कर दिया S1 के, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग पे ले रहे थे. तो हमारे प्रोग्राम में तो इंट ए बी वो तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो तो तीनों में सेम है. केवल हमारा बटन जब प्रेस होगा अलग अलग, तब हमें बस एक्शन अलग अलग परफॉर्म करना है. हाँ, तो उसमें सर क्योंकि क्या ना, यहाँ पे पहले इवेंट एक बना लिया है, उसके अंदर उन्होंने वो इंट ए बी जो भी है हमारा दोनों इंटीजर जो वैल्यू है उसको पास किया है. तो फिर से दोबारा एक जैसे एक्शन इवेंट ई बना लिया है, तो हम सेम नाम से एक्शन इवेंट ई दूसरा बना सकते हैं, क्योंकि हम जब कर रहे हैं तो दिखा रहा है ऑलरेडी, मतलब ये एक बार डुप्लीकेट है. तो वही सर, मल्टीपल बटन कैसे वर्क करेगा, इसमें ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. अच्छा ठीक है, एक दिन और आप थोड़ा कोशिश कीजिए तो कुछ मॉडिफिकेशन करके. आई विल आल्सो शेयर द पीस ऑफ कोड जहाँ पे मल्टीपल बटन्स के बारे में, या फिर आप नेट पर सर्च कीजिए कि कौन सा कंपोनेंट है जिसके बारे में, या फिर आई विल सजेस्ट कि जो कोड हमारा रन किया था जी, आप उसको एक्सटेंड कर लीजिए, शायद बना लीजिए उसी तरह से. सर वही उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बाकी सारा, जैसे लेबल एक्स्ट्रा था, टेक्सचुअल एक्स्ट्रा था, बटन एक्स्ट्रा था, मेरा वो जो फॉर्मेट है वो रेडी हो गया है. बट वही है कि ये एक्शन इवेंट जो जहाँ पे मेरे को मेन जो काम है मेरा, कि हाँ ये बटन प्रेस किया तो अभी क्या हो रहा है, मेरे पास तीनों बटन बने हुए हैं. अब कोई भी बटन में प्रेस करूँ तो वो एडिशन ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक वो सब्सट्रैक्शन और प्रोडक्ट का जो है उसका कहीं डिफाइन ही नहीं है कि हाँ ये अगर सब्ट्रैक्ट वाला अगर बटन प्रेस करेंगे तो ये इवेंट होना चाहिए. अच्छा सर, एक दिन और मैं एक बार वो सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि आज का दिन तो इसको ही चला गया. एक बार मैं करती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर कल मैं आपको एक बार पूछ लूँगी. ठीक है, आई आल्सो फाइंड आउट द कोड और उसको हम रखेंगे, अगर नहीं हो पाया तो हम शेयर कर देंगे. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर.